अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। कहते हैं क़यादत ना हो तो बेकायदगी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे ही हाल इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। यहाँ पर जो लीडरशिप है, बानी पीटीआई तो कैद में है, लेकिन जो बाहर लीडरशिप है उनकी जानिब से उनकी रिहाई के लिए डिफरेंट नोयत की तरकीबें और फार्मूले दिए जा रहे हैं। कोई बात कर रहा है कि एहतजाज किया जाए, धरने दिए जाएं, और जब किसी की ये राय है कि आईनी और जो कानूनी जंग है वो लड़ी जाए, अदालतों के जरिए इंसाफ लिया जाए। लेकिन बहुत से रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगा रखी हैं कि वो अमेरिका के सदर बनेंगे तो उसके बाद बानी पीटीआई के लिए रिलीफ मिलेगा। रहनुमा क्या कहते हैं बानी पीटीआई को लेकर रिहाई के हवाले से? मुलाहिम खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है। इंशाल्लाह हमें अद्य से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी। नवंबर में इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे हमारे। डोनाल्ड लू के हुक्म पर इन्होंने जो है हमें घर छुट्टी दी थी ना उस वक्त की हुकूमत के कहने पर। अब 5 नवंबर को आ रही है ना हुकूमत अमेरिका में। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा। ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा। ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। हमारा मकसद नस्बुलैन सिर्फ एक है, बड़ा नस्बुलैन, पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी। खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको सुना। दूसरी जानिब एक राय ये भी पाई जा रही है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो भी किसी डील का नतीजा है और मामला कुछ इस जानिब भी बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मरियम नवाज बानी पीटीआई के हवाले से क्या कह रही हैं, ये आपको सुनवाते हैं। भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। ये आपने सीएम पंजाब मरियम नवाज को सुना कि वो कह रही हैं कि बैठे रहें, अब आपके लिए इक़्तिदार में आना मुश्किल है। पाकिस्तानी सियासत में इस तरह के मामला हमने माजी में भी देखे हैं। बहुत से रहनुमा जो है वो एग्जाइल में भी गए, कहा जाता रहा कि उनकी सियासत खत्म होगी, लेकिन बाद में वो दोबारा वापस भी आए और उसके बाद जो है इक़्तिदार में भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी बने, और खुद मियां नवाज शरीफ साहब उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है। हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और साथ साथ जजेस की तादाद में इजाफे की ख्वाह है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनान खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नईम हैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जबकि आमिर अलियास सदाना साहब भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नईम साहब, आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। ये हम देख रहे हैं कि मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, एक डिवीजन नजर आ रही है बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क का, कि हमारे मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारे मुल्क में जब कानून और आइन की बालादस्ती होगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारे मुल्क में महंगाई भी कंट्रोल होगी, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत भी होगी। मसला सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ का। यहाँ पर मसला ये है कि एक तरफ इलेक्शन में अवाम वोट देती है एक जमात को और फॉर्म 47 के मुताबिक उस जमात को हरा दिया जाता है। फिर उस इलेक्शन के ऊपर पर्दा डालने की, उस इलेक्शन के अंदर तो जो जुल्म किया गया या उससे पहले किया गया, केसेस बनाए गए, तायद कुरिंदे, तजवीज़ कुरिंदे, जितना प्रोसेस किया गया वो सबके सामने कि डिस्क्वालीफाई कर दो, वो लड़ नहीं सकता, ये लड़ सकता है, उठा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो। उस फिर पर्दे के ऊपर जो 8 फरवरी को डाला गया, उस पर्दे के ऊपर उस पर्दे को हटाया ना जाए, उसके लिए फिर आगे जुल्म और जबर को तूल दिया जाता था। हमारी तरफ से डेफिनेटली एक हक था, हमने एहतजाज करने, हमने एहतजाज की कॉल दी। एक दिन पहले ही हर घर में, मैं खुद इस चीज का विक्टिम हूँ, मेरे ऊपर इस वक्त भी मुकदमात बेशुमार दर्ज हैं। 6 मुकदमात में मैं कल पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेकर आया हूँ। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर है। तो हम लड़ते रहे, हम एहतजाज हमारा हक था। ये पाकिस्तान का आर्टिकल 16 आपको हक देता है, कोई भी गलत काम होता है आप उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं, आप एहतजाज करते हैं, और एहतजाज का ही रास्ता आपके पास है, साथ आप लीगल अडॉप्ट करते हैं। लेकिन जब लीगल आपके पास रेमेडी अवेलेबल ही ना हो, जब आपको लीगल कोई रिलीफ ही ना मिल रहा हो और अदालतों को कंप्रोमाइज किया जा रहा हो, या जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको उनके ऊपर अदम एतमाद करके अपनी मर्जी से आपने ट्राइब्यूनल के जजेस लगाने हो या सारा प्रोसेस करना हो, तो फिर डेफिनेटली आपके पास लीगल के साथ साथ आप इफेक्टिव ये समझते हैं कि वो एहतजाज वालों। तो हमने किए, हमने लेकिन जो एहतजाज हुए नईम साहब, जो माजी में एहतजाज किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुख्तलिफ नोयत के दावे भी सामने आते रहे कि 15 लाख 10 लाख 20 लाख लोग आ गए हैं, पूरा पंजाब निकल आया है, KP के निकल आया, अलीमीन गंडापुर एक बड़े काफिले के साथ आए हैं। लेकिन अब आपकी ही क़यादत कह रही है कि 3 से 4 लाख लोग अगर निकलते हैं तो फिर बानी पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है।
देखिए बिल्कुल बड़ी तादाद जो है कभी भी इनकलाब जो है वो 1000-2000 बंदों से नहीं, ये सिलसिला यूं ही शुरू होता है। लेकिन अगर आप देखें तो 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया। अब जहां पर जो मसला है वो ये है कि इस डर से आगे, जैसे इन्होंने बेधड़ होके बेखौफ होकर जाकर मोहरें लगाई, मोहरें डेफिनेटली वो जाकर एक बॉक्स वहां पर ओपन तो नहीं होता, कहीं पर तो ओपन किए गया और सारा कुछ किया गया, लेकिन वो डेफिनेटली वो होता है कि आपने जाकर मोहर लगानी। तो वहां पर जैसे आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, अब कॉन्फिडेंस या वो डर उतारना होगा और सड़कों पर आना होगा। जब ज्यादा तादाद के अंदर लोग होंगे डेफिनेटली उसका ही इंपैक्ट होता है। तो उसके लिए हम मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं, हमारा जो मुख्तलिफ चीजें हैं, डिस्कशन है, वो सारी हो रही है, आपके सामने सारा आ जाएगा। हम तो हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होगा, खान साहब की भी रिहाई होगी, मैंडेट की भी वापसी होगी, जो जिन्होंने करप्शन की है, लूट मार की है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, डेफिनेटली वो जेलों में होंगे। इक़्तिदार पर वो लोग होंगे जिनको अवाम ने नुमाइंदगी। ठीक हो गया। अफनान साहब, बुशरा बीबी जो है वो जेल से बाहर आई है, हमने देखा, तो इसको किसी डील का नतीजा कहा जा रहा है। क्या वाकई कहीं बैक चैनल पे बानी पीटीआई को, उनकी फैमिली को इंगेज किया हुआ है? नहीं, देखें कोई ऐसी एंगेजमेंट नहीं है। खान साहब ने अफनान साहब जी देखें, ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा डील के नतीजे में ही हुकूमत में आए हैं, और वो इसीलिए कहते हैं कि मैं खाली इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं। इसलिए वो जब वज़ीर आज़म थे तो वो एजेंसियों को कहते थे कि वोट पूरे करो, और एक कर्नल को उन्होंने लगा दिया था जो नेशनल असम्बली में बैठ के वोट पूरे करता था, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं। उन्होंने RTS बैठाया क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं। उन्होंने अपने मुखालफिन को जेलों में डाला, झूठे मुकदमे बनाए, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं। तो ये अच्छी कहानियाँ हैं, ये अच्छा नैरेटिव बयानिया है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो इन्होंने बनाया है। इमरान खान साहब का रूल ऑफ लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई ताल्लुक़ होता तो जो 4 साल यहाँ पे उन्होंने मुंह काला कराया है वो ना कराते, कि एजेंसियों से कह रहे हैं कि वोट पूरे करा के दो। ये कौन करता है ये वाले काम? और अब जब अपने पे आ गई है तो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती। आइन और कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। ये चाहते हैं कि ये खुद बाहर आएँ और ये वज़ीर आज़म बन जाएँ, बस ये है सारा मामला। इनको कोई, अगर ये आइन और कानून में यकीन रखते होते तो ये कहते कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि महंगाई की बात, भाई पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आप जो है वहाँ पे जाके महंगाई ख़त्म करें ना। वहाँ पे आप लोग इंतशार फैला रहे हैं, वहाँ पे लूट मार मचाई हुई है, तारीखी लूट मार, ऐसी लूट मार के आप तसव्वुर नहीं, मतलब कि जो पहले था कि 10 एक पहले लोगों के बारे में कहते थे मिस्टर 10%, अब नया आ गया मिस्टर 90%। ये 90% खा जाते हैं, 5-10% लगाते हैं। तो ये उसके बाद मैं हैरान होता हूँ कि ये, और इनके लोग यकीन भी कर लेते हैं रूल ऑफ लॉ वाली बात। मतलब मुझे बताएं कि क्या रूल ऑफ लॉ के मुताबिक RTS बैठाया गया था? क्या आप रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो है वो आपको जो जजेस बुला के कहते थे कि हमारे पास आ जाओ, हम आपको फैसला करके देते हैं, ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक था? तो ये खाली लड़ाई जो है इस मुल्क में, इनको कोई आवाम की फिक्र अगर होती तो ये आवाम के मसाइल के लिए बात करते। ये सिर्फ इनका एक ही प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान बाहर आ जाए। भाई क्या इमरान खान के बाहर आने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी? क्या जो है वो मुल्क के मसाइल सही हो जाएंगे? कि या अगर होते तो पहले करके जाते ना। 4 साल मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, और अब आप कह रहे हैं जी रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क में। भाई रूल ऑफ लॉ का तो तब सोचना था ना जब एजेंसियों से वोट पूरे करवाते थे, तब रूल ऑफ लॉ का ख्याल क्यों नहीं आया? तो ये सारी करप्शन वाली जो कहानियाँ हैं ये अब हो गई हैं पूरी अपना पुरानी। ये चूरन आपने बहुत बेच लिया है, ये चूरन आपका बिकेगा नहीं, क्योंकि आपके अपने लोगों में बहुत बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, वहां पे जो गवर्नेंस है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि CM गंडापुर ने इस्तकबाल किया है। नहीं मतलब पंजाब साहब आपसे सवाल है, जो रेस्क्यू एहलकार वहां गए हैं, इंक्रीमेंट दे दिया गया, 1 ग्रेड उनको प्रमोशन दे दी गई, तो ये किस कारनामे की बुनियाद पर CM ने उन लोगों को नवाजा है? कौन सी जी आप बात करें, कौन सी उन्होंने दी है? ये जो रिहा होकर रेस्क्यू एहलकार जो गए हैं, जो बाकी का हुकूमती मशीनरी, हुकूमती जो लोग वापस पहुंचे हैं, जो इस्लामाबाद में आए थे लॉन्ग मार्च के साथ, तो अब रिहा होकर पहुंचे हैं, तो क्या कारनामा किया था उन लोगों ने जो उनको बोनस शोनस भी दिया है, साथ में उनकी जो प्रमोशन भी की है CM ने? देखें, अफनान साहब की बात का जवाब देकर फिर आपकी बात का जवाब दूंगा।
पहली बात तो यह है कि उन्होंने बात की है कि जंगियां और कर्नल और फलाना वहां पर होता और उसने इनके वोट पूरे करवाए। ठीक है जी, आप ऐसा करें कि उस कर्नल साहब का वो जो जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप उसका ट्रायल करें, आप ले आए एविडेंस, आप उसके खिलाफ केस दर्ज करें। खाली यहाँ पर प्रोग्राम में आकर किसी के ऊपर बात कर देना कि इमरान खान फलानी चीज में मुलव्वस था, आपको एविडेंस लानी पड़ेगी। इसमें तो बानी पीटीआई भी इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि जब कानून साजी करनी होती थी तो चीजें मैनेज हो जाती थी। बानी पीटीआई भी ये कह चुके हैं। गुजारिश ही है ना, नहीं वो तो मैंने नहीं कहा, उनकी पॉडकास्ट मैं आपको भेज दूंगा। इमरान खान ने यही कहा कि हमारे इदारे आजाद होने चाहिए, हम बिल्कुल बाहर वाली पॉलिसी कोई आकर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। अगर वो बाहर वाले मामलात के ऊपर कह देते कि ठीक है जी बाजवा ओके यस, तो कभी भी ऐसा ना होता, कभी भी रजीम चेंज ऑपरेशन। ये तो सारे वो थे जो उस वक्त गालियां निकालते थे बाजवा के बारे में, पता नहीं क्या क्या कहते। नवाज शरीफ की आपने तकरीरें नहीं सुनी, आप ख्वाजा आसिफ की निकाल लें, सारों की निकाल लें। अचानक से ये सारे जो हैं वो क्यों हर तरफ आकर वो सारे मामलात सेट हो गए, क्योंकि इमरान खान ने इनकार किया गुलामी। तो ये तो बैठे हुए बताएं, ये केपीके में जो अहलकार है रेस्क्यू के, जो उनको नवाजा किया है, उसकी रीजन बताए ना, क्या कारनामा किया था? मैं वो कारनामा उन्होंने ये किया है कि उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, उनको जो है गिरफ्तार करके उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको जो है वो टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, उनको बेगुनाह जेल में रखा गया। दहशतगर्द जहां पर कुलभूषण यादव है उसको आप प्रोटोकॉल देते हैं, और अगर वजीर आला के साथ उसका अमला मौजूद है और केपी हाउस में आप रेंजर लेकर जाते हैं और वहां से उनको उठाते हैं, और वो किसी जगह पर इस मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देते, अपने वजीर आला के खिलाफ नहीं देते, या कोई आप स्टेटमेंट लेने की कोशिश करते हैं और वो नहीं करते, तो डेफिनेटली सारा उनका बर्दाश्त करना, उनको पूरी कौम सलूट करती है। चले आपका पॉइंट आ गया, आमिर राना साहब हमारे साथ है। राना साहब ये बताएं कि ये जो डील की बातें हो रही हैं, क्या वाकई बुशरा बीबी जो जेल से बाहर आई है किसी डील का नतीजा है? देखें, पहली बात यह है कि बात की गई उनकी जो जमानत, जी राना साहब पता कर लें किसने बात करनी है। नहीं राना साहब, अच्छा राना साहब आप ठीक है। नहीं मैंने कहा अगर आप नहीं भाई बात करना चाहते हैं तो करें, मुझे कोई मसला नहीं है, ताकि हम दोनों ने ना बोल रहे हो एक वक्त में। मुझे आवाज देखें, उनकी जमानत उनका राइट थी, और ये कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है, लेकिन उनकी जमानत को मशकूक किया खुद वज़ीर आला केपी गंडापुर ने। आपको पता है पहले वो 8 घंटे के लिए गायब हुए और उन्होंने धमकी लगाई कि मैं 2 दिन बाद सब बातें बताऊंगा, यानी लाहौर जाके। फिर वो लाहौर ना पहुंच सके, फिर वो 30 घंटे में एक रात को 2 जगह पे गुजार के गए। यानी एक रात के लिए उन्होंने बयान दिया कि वो केपी हाउस की छत पे थे, और जब दूसरी दफ़ा बयान दिया तो उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद पुलिस के किसी डब्बे में थे 4 घंटे के लिए। और फिर जब उन्होंने पत्थर भी मारा तो वो उन्हीं की गाड़ी को लगा और वही गाड़ी उनको फिर आगे लेके चली गई। वो मोटरसाइकिल को पत्थर मारते हैं तो वहीं, फिर जब वो असम्बली पहुंचते हैं तो वो जाके कहते हैं आपको 2 हफ्ते में अच्छी खबरें मिलेंगी, तो बेगम बुशरा की ज़मानत हो जाती है। और फिर वो हुस्न इत्तफाक से बनी गाला के बाद वो पेशावर चली जाती हैं। तो ये जो डील और ढील की बात है ना, इसको अंडरस्टैंडिंग में बदलें तो फिर वो बात नज़र आती है कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने सारा काम खुद ही उठाया हुआ है, कि जी पता नहीं वो क्या काम करके आए थे, जिसके ज़ाहिर है फिर उनकी अपोजिशन तो ये काम करेगी, जिस पे ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े, राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े कि जी क्या है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि हम सब की भी ज़मानतें इसी तरह ही हुई, जब एक ख़ास टाइम गुजर गया था तो हमें ज़मानतें दी गई, चाहे उसमें ख्वाजा आसिफ थे, चाहे उसमें शाहिद खाकान अब्बासी थे। राना सनाउल्लाह का केस बिल्कुल क्लियर था कि था ही टोटल फ्रॉड और झूठ पे मबनी था। वो हेरोइन वाला केस जो डाला गया था, वो तो आज तक पीटीआई का कोई बंदा उसको डिफेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो डाल देते हैं कि जी वो फौज के मेजर जनरल से जाके पूछ लें, और वो जो खुदा की कसम कहते थे जान अल्लाह को देनी है, वो भी अल्लाह को जान। तो ये चीज़ें जब करके आए थे, हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो भी भाग गए उस बात से कि वो किसके हवाले करनी थी जान, और वो किसने उनको कसम दी थी कि वो इतनी बड़ी कसम पे आ गए कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ें क्लियर हुई। तो मैं ये रेफरेंस इसलिए दिया कि जब हम 2 पॉलिटिकल पार्टियों की राइवलरीज़ की बात करेंगे, इंतकाम की बात करेंगे, तो आप ये ना समझें कि ये कोई फ़कीदुल मिसाल इंतकाम इनके साथ हो रहा है। जब आप शफ़क़त आवान की बात करते हैं कि जी सरगोदा में ये हुआ, तो मैं आपको जुल्फ़कार भट्टी का नाम देता हूँ। सरगोदा से आज भी वो मुस्लिम लीग के MNA हैं,
उनकी फैमिली की पोते पोतियों की सालगिरह थी, उसकी घर की तस्वीरें उठा के उनकी बहुओं के साथ बताया गया कि ये तस्वीरें जो हैं ये इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। वो सेंटोरस में आए तो अपनी वाइफ के साथ थे, बहू के साथ थे, तो यही कहा गया। मैंने सरगोदा टू सरगोदा सिर्फ कर दिया, जहाँ से नईम पंजोथा साहब भी हैं। इनको जुल्फ़कार भट्टी साहब को अगर नहीं पता तो मिल लें उनसे। उनके साथ भी कारोबार इसी तरह तबाह किया गया जिस तरह आज कारोबार की बात हो रही है। उनकी अगर किसी कॉलेज के साथ एफिलिएशन थी जिससे उनका बिजनेस चल रहा था, वो बंद करा दिया गया था उस सरगोदा में। तो ये समझना ये चाहिए सियासी जमातों को कि क्या आपस में बैठ सकते हैं। ये जिन कर्नल्स को ढूंढ रहे हैं वो आज भी मिलेंगे, वो कल भी मिलेंगे। ये जिन कर्नल का कह रहे हैं कि जी सबूत ले आओ, किसी को सबूत की ज़रूरत है। इन्होंने तरदीद की थी, इमरान खान की तकरीर की कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए एतमाद का वोट या कानून साजी के लिए सहारा लेना पड़ता था, कि इसके लिए सबूत नईम पंजोथा साहब को इमरान खान साहब से मांगना पड़ेगा, अफनान साहब को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त ने इनके सारे इल्जामात इमरान खान के मुंह से सच कराए। तो आज ये वक्त आ गया है कि इन सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जो है सहूलतकारी कर रहे हैं इदारों के साथ। बादी पीटीआई के लिए बुशरा बीबी भी उसी का नतीजा आप करार दे रहे हैं, लेकिन वो ओपनली जो कारकुनार है उनके सामने आके बड़ा गरजते हैं, बरसते हैं, बात करते हैं, एहतजाज की धमकियां देते हैं। तो ये दोहरा म्यार है कि बस के कारकुनान को दूसरी जानिब रखा हुआ है, उनको भी खुश रखा हुआ है, बैक चैनल पे सारी चीजें भी मैनेज करके बैठे हैं, ऑल इज वेल। वो मुहावरा है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो अब जब वो बरसेंगे तो देखेंगे, क्योंकि 2-3 दफ़ा तो वो ये काम कर चुके हैं। अब भी वो लोगों को तो अंगेख्त कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इस तरह हम खुद तो नहीं अरेस्ट होंगे ना, और हम इतनी बड़ी तादाद में आएँ कि हम इनकलाब ला सकें तो फिर ही बात बनेगी। अब वो केपी के मुलाजमीन को बिल्कुल अप्रिशिएट किया, ये उनका राइट है बतौर चीफ मिनिस्टर, लेकिन स्टेट पे चढ़ाई के लिए, आप वफाक पे चढ़ाई के लिए आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी उनके साथ, आपको याद होगा पीटीआई के तमाम लीडर्स की गुफ्तगू थी कि वो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर का अपना अमला साथ होता है। तो क्या ये फायर ब्रिगेड और ये जो अमला जिनको छुट्टियां दी, बोनस दी, ये क्या सीएम हाउस का अमला था? इसका सवाल पीटीआई इस सवाल का जवाब दे, क्योंकि ये तो फिर आपने खुद साबित किया, छुपा तो वो नहीं था। आप इनामात इकराम दे रहे हैं तो आप किस लिए लाए थे उन्हें? तो आप तो फिर बतौर वजीर आला, बतौर केपी गवर्नमेंट वफाक पे एससीओ पे चढ़ने के लिए आ रहे थे कि हम आपको बैठने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। किसी एक तरफ चले जाएं। शेर अफजल मरवत साहब जो बार बार कह रहे हैं कि सीएम का आना उनको कंप्रोमाइज़ करता है कि वो अपनी उस ड्यूटी को जो सरकारी तौर पे उनकी बनी हुई है, वो पार्टी के सरबराह हैं, तो उनको एहतजाज से अलग किया जाए। ये पीटीआई के अंदर से आवाज़ आई है, किसी और से नहीं आई। उनकी बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू होती है जिसपे सलमान अकरम राजा कभी उनको डिसिप्लिन की धमकी देते हैं, कभी किसी चीज़ की देते हैं। जो हुकूमती मशीनरी है वो वफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो सारा जो उन्होंने एक्ट अभी उनका है कि दर्जनों रेस्क्यू एहलकार और बाकी जो अमला है उनको इनाम इकराम दे रहे हैं, ये उस बात को इंडोर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। चले अभी हम एक ब्रेक हैं, ब्रेक के बाद जो इंसानी दहशतगर्दी एक्ट है या जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हुकूमत की कोशिश है, उस पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं आईनी तरामीम तो होगी, उसके बाद हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाने के ऊपर जो है कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 21, सबसे पहले 23 की बातें हो रही थी, अब 25 बताया जा रहा है कि जजेस की तादाद की जाएगी। अफनान साहब, क्यों जरूरत पेश आ रही है? क्या वहां पर कोशिश की जा रही है कि एक जो हुकूमत है वो एक इक्वालिटी हासिल कर सके, या जो पहले बाजी में हमने देखा कि जब वहां पर एक जो डिवीजन थी, उस डिवीजन के खात्मे के लिए सारी कोशिश हो रही है? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि इसको आप इस पस मंज़र में देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन कोई 60,000 केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, और वो जो अभी जिस तेज़ी से केसेस को प्रोसेस किया जा रहा है, उससे नंबर ऑफ़ केसेस जो इल्तवा का शिकार हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अगर हमने कम करना है ये जो डेफिसिट है, तो इसको ये तभी हो सकता है जब आप नंबर ऑफ़ जजेस को बढ़ाएं। और ये कोई जजेस ऐसे नहीं होंगे कि कोई मुस्लिम लीग नून अपने पार्टी वर्करों को जज लगा देगी। ये तो ज़ाहिर हाई कोर्ट के जज होंगे, एक जुडिशल कमीशन बन चुका है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आइनी बेंच के जो होंगे हेड वो भी होंगे, बाकी 4 जजेस भी होंगे, और पाकिस्तान बार काउंसिल होगी, अपोजिशन के नुमाइंदे होंगे 2। उसके अंदर फिर ये फैसला होगा कि किस जज को लगाना है, किसको नहीं लगाना, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। वो तमाम जो है वो मामला वहाँ पर डिस्कस होंगे
और उसके बाद फिर जजेस को जो है वो लगाया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इसको इस तनाजुर, इस पस मंज़र में देखें कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मामला जो बैकलॉग का है ये ख़त्म हो और अच्छी शोहरत के लोग जो जजेस हैं जो वो आगे आएँ और जो है वो मुल्क का निज़ाम बेहतर तो तरीके से चले। ये इसके पीछे काम तक भी जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ही फोकस रहेगा अफनान साहब? नहीं, ये इवेंचुअली जो है बिल्कुल ये लोअर जुडिशरी में बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लोअर जुडिशरी में ज़्यादा मसाइल हैं और उधर बहुत ज़्यादा केसेस का बैकलॉग है। लेकिन आपने शुरू तो कहीं से करना है ना, तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया है, हम इसको फिर मज़ीद आगे भी लेके जाएंगे। आप देखें जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का जो मामला है ये कितनी पुरानी डिमांड थी और ये 18वीं तरमीम में हमने ये डाली भी थी, पर वो 19 में निकालवा दी थी, लेकिन अब दोबारा हमने डाल दी है। और इसको भी अगर आप देखें तो पहले कितना इस पे शोर मचाया गया था कि देखें जी इसमें पता नहीं क्या क्या ये आ जाएगा, ये कर देंगे लेकिन जब आया बिल तो उसमें मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये पॉइंट बुरा है, ये नहीं होना चाहिए थी शेक। मामला बिल्कुल ठीक है और उसमें हमने देखें अगर हमारी नीयत ख़राब होती तो हम अपोजिशन को उसमें हिस्सा ही ना डालते। हम कहते हैं अपोजिशन को कोई हिस्सा है ही नहीं, हमने अपोजिशन का हिस्सा भी उसमें रखा है। तो ठीक है, आपकी प्रेजेंस तो है ना, जो जुडिशल कमीशन है आपके अरकान वहाँ मौजूद होंगे तो वहाँ आपकी भी राय डेफिनेटली शामिल होगी। तो मसला क्या है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, क्यों नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़े? जिस तरह हुकूमत कह रही बैकलॉग है, काफी केसेस 60,000 केसेस वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो खत्म हो सके। देखिए बात यह है कि हुकूमत सिर्फ चाहती है कि इनकी जो तादाद है अहम ख्याल जजेस की वो बढ़ाई जाए। अब जुडिशल कमीशन जो है उसमें भी जो मेजॉरिटी है वो तो इनकी बनती है, एक आध जज साथ में ला लें, डेफिनेटली 5 हैं, 5 में से एक आध तो या 2 होंगे ना, तो वो इनकी एक जज भी साथ होगा तो मेजॉरिटी इनकी बनती है। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर अपने हम ख्याल जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि फैसले जो हैं वो अपने मर्जी से लिए जाए। अगर आप देखें इंडिया की मिसाल लें, हमसे 6 गुना बड़ा है वो मुल्क और वहां पर कितनी जजेस की तादाद है? 34। और हमारे पास कितनी है आपके सामने। तो ये जो बढ़ाने का एक बहाना है ना कि जनाब हम बढ़ा इसलिए रहे क्योंकि केसेस खत्म करने हैं, इन्होंने ये बहाना उस आईनी बेंच के हवाले से भी बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ बढ़ा है तो लिहाजा उस बोझ को कम करना है, केसेस की तादाद कम करनी है। बाद में हमें पता चला कि 148 केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं और बाकी जो 28 हैं वो 100 मोड लिए हुए हैं, तो टोटल केस ही ये बनते हैं 176। तो किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे थे जनाब के तादाद बहुत ज्यादा? लेकिन अब तो सारे केसेस ही उधर जा रहे हैं ना, आईनी बेंच की जानिब पे। देखना शुरू में तो 176 का नंबर दे रहे थे, तो फिर इसमें अगर देखा जाए, अगर आप इस बात को कर रहे हैं कि इसको बात को बढ़ाएं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा तो ठीक था कि अलग से एक आईनी कोर्ट बन जाती, क्योंकि अब सारे केसेस तो उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखें मैं वो ये कह रहा हूं कि वहां पर 176 तादाद है जिसकी बुनियाद बनाकर उन्होंने आईनी कोर्ट की बात की और आईनी बेंच की अब उसके ऊपर फाइनलाइज किया है, जो कि अब भी है। तो 176 के लिए आपने बेंच बनाया, 176 के लिए आप कोर्ट चाहते थे। ये इनका सिर्फ और सिर्फ एक अवाम को लॉलीपॉप देना, लेकिन वो अवाम जानती है, अवाम खड़ी है जिसके साथ खड़ी है। ये कहते हैं जी कि अवाम को बेकार है। भाई अवाम पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ नहीं है, वो समझते हैं सारी चीजें। किसी के मुंह में कोई जाकर शाम को रोटी नहीं डालता, हर बंदा जानता है कि किसका क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अपनी सोच बदलें। और मैं जहां पर मेरी बात कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से, आप ये देखें, मैंने गूगल पे सर्च किया है, ये गूगल आपको गवाही देगा कि मोस्ट करप्ट तरीन जो पॉलिटिशियन है वो कौन है? नवाज शरीफ साहब। और चौथे नंबर पर किसका नाम है? चौथे नंबर पर जनाब मिस्टर 10% जरदारी का। तो क्या हमने गूगल पे डाला है? भाई पूरी दुनिया में बात है ना, ये तो इल्जामात है। पौने 4 साल हुकूमत रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, उस टाइम जाके कोई केसेस तो चले ऐसे प्रूव कर देते ना उस टाइम तक। मतलब आपकी कैबिनेट के लोग कहते रहे कि मामला हमने दही ज्यादा रायता ज्यादा फैला दिया, मतलब मामला को खत्म नहीं कर पाए। चले राना साहब ये बताएं, ये जो आईनी बेंच के सारे मामला तो अपनी जगह है, जजेस की तादाद बढ़ना जो है हुकूमत की जो कोशिश है, हुकूमत चाहती है कि एक्सपर्ट जो जजेस हैं वो अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करें। जो टैक्स से रिलेटेड लोग हैं, जजेस आए सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से रिलेटेड जो मामला है उसको देखें, फौजदारी दीवारी जो मुकदमात है, जो एक्सपर्ट जजेस हैं वो देखें। मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी भी यही ख्वाहिश थी। तो ये बेहतर है, इससे मामला अच्छे चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मुझसे पूछ रहे हैं भाई राना साहब जी।
अच्छा, 2-3 चीज़ें चूँकि डिस्कशन में आ चुकी तो मैं उन पे भी आ जाता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या इंडिया के जजेस हमारी तरह सियासत करते हैं? वहाँ हम ख्याल बेंचेस बनते रहे हैं तो फिर तो ठीक बात है। दूसरी बात, ये 176 का फिगर मुझे तो नहीं मिला हुकूमत की तरफ से। ये अपोजिशन उस वक्त आइनी कोर्ट की मुखालफत में कह रही थी कि जनाब बिल्कुल गलत बात है, ये तो बेंच ही 150-200 मुकदमे और ख़त्म है। और आपको पता है जजों ने हर केस पे हाथ रखना शुरू कर दिया कि जनाब ये सारे आइनी अदालतों में जाएंगे, आइनी बेंच में जाएंगे। तो ये तो अभी तादाद तय होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी अभी लगे हुए हैं दीवानी और फौजदारी मुकदमात पे कि हम उसके बैकलॉग को निकालें, हम उसको ठीक करें। ये बिल्कुल बुनियादी फ़र्ज़ है। असल में अदलिया के अंदर मैं तो आज भी कहूँगा कि इसको और भी ठीक करें। आपने पार्लियामान को डाला है, वो भी अवाम के नुमाइंदे हैं, जिसमें 2 कौमी असम्बली से, 2 सेनेट से, दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट के हैं। लेकिन उसमें एक शिक होनी चाहिए कि जी जब आपने जज रखने हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों से पूछेंगे कि जी ये नाम है हमारे पास तजवीज़ करदा, इनके बारे में ज़रा कच्चा चट्टा खोलें। वो आपको हमेशा एक मिसाल दी जाती है ना कि एक अम्मा खड़ी हो गई थी एक मजिस्ट्रेट के सामने, उसने 2 वकीलों की जब हालात बताए तो मजिस्ट्रेट ने कहा मेरी तरफ नहीं आने देना अम्मा को। आप यकीन माने हमारे वकला आधे कहेंगे कि हमारा नाम नहीं डालना, क्योंकि ये बड़े नामों पे पैसे लेते हैं और छोटे वकील भेजते हैं। चैम्बर का लिफाफा चलता है। क्यों हमारे चैम्बर से आज चीफ जस्टिस भी हैं, अतहर मीन अल्लाह साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, 2 अजीज़ आपस में रिश्तेदार सिंध से सुप्रीम कोर्ट में, मुझे किसी की काबिलियत पे एतराज़ नहीं है। हमारा सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी शफाफ तरीके से आए, कोई क्वेश्चन ना हो, लोगों से पूछें, एक चैम्बर से ना आए, दूसरे चैम्बर से ना आए। हमारे अजीज़ बड़े से बड़े वकला के सारे चैम्बरों के लोग वकला में आएंगे, लेकिन आते हैं। लेकिन ये इशू हमारे यहाँ ही है कि हम सियासी बुनियादों पे भर्ती करते हैं, चैम्बर की पसंद पे। साकिब निसार साहब ने नहीं लगाए चीफ जस्टिस साहिबान चुन चुन के। जब याया अफरीदी साहब का नंबर बन रहा था, वो साकिब वहाँ पहली दफ़ा 4थे नंबर से वो मुनीब साहब को उठा के लाए सिंध हाई कोर्ट से, और उसके 3 हफ्ते बाद इनको लाए ताकि उनकी पसंद के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब आए। साहिबान का जो रद्दा रख रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में कि मेरी मर्जी के मुताबिक ये काम चलेगा, तो उसने आज इस नहज पे पहुँचाया। देखें, आप थोड़े करें या ज़्यादा करें, आप इंसाफ तो फराम करें ना। अब लोग जो कहा गया है कि हाई कोर्ट्स के जजेस की यहाँ पे आके स्क्रूटनी होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो वो चीफ जस्टिस से रिपोर्ट भेजेंगे ना। तो वो कोई ये तो नहीं है कि सियासतदान या पंजाब असम्बली या केपी असम्बली रिपोर्ट बना के भेजेगी। जजेस ने ये एक हमारे यहाँ वतीरा है, लोग इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। मतलब ये सरगोदा से हैं, सरगोदा में हाई कोर्ट का बेंच नहीं है। मतलब अब बखर मेरा जो ज़िला है उसको उठा के दूसरे को वहाँ अब मुल्तान भेज दिया हाई कोर्ट की बजाय, लाहौर हाई कोर्ट से। लोगों को सहल पसंदी देना, नज़दीक तरीन लोगों को लेके आए। आप कहाँ पे बेंच बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में शायद 24 जजों की असामियाँ खाली हैं। भाई पूरी करें, इंसाफ दें जल्दी जल्दी, ताकि फिर आप पूछे 27 लाख का। ये नीचे से टॉप पे हम क्यों आए हैं? बेहतरी की जरूरत है, इसीलिए हम जो दर्जाबंदी में हम बहुत नीचे आते हैं। सेनेटर अफनान साहब ये बताएं कि 62 के मुकाबले में 160 जो है लॉ मेकर्स का पाकिस्तान से, चले जी प्राइम मिनिस्टर को खत आ गया, ओके, उसका काउंटर किया अमेरिका में जो कुछ हुआ, जहाँ पे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर है, सपोर्टर है, वो समझता है कि ट्रंप आएंगे तो बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये इसको मतलब कि कंक्लूसिवली मामले को इसके ऊपर तो ज़ाहिर है तभी किया जा सकता है जब इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो आ जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो भी प्रेसिडेंट आता है उसका इम्पैक्ट हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर और हमारी गवर्नेंस के ऊपर ज़रूर आता है। तो लेकिन इस क्लेम को कि जी वो बहुत पीटीआई के करीब है, ये क्लेम तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आ ज़रूर सकते हैं, मगर ये क्लेम कि जी वो पीटीआई के करीब है, ये मेरा ख्याल है कितना ऑथेंटिक है ये तो फिर बाद में ही पता चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इसके अंदर वज़न भी हो सकता है, नहीं भी, लेकिन ये तो मुस्तक़बिल में ही पता चलेगा, जब आएगा वक्त तभी देखेंगे। लेकिन ज़ाहिर है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहाँ पे जो भी होता है उसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क पे आता है। मैं ये बात एक ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने करप्शन की बात की, तो ये गूगल कर रहे हैं, गूगल के ऊपर तो बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं। इमरान खान का लिखें तो पता नहीं क्या क्या नाम आ जाते हैं, कौन कौन लोगों के। लेकिन अगर आपने ऑथेंटिक बात करनी है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहता है कि इमरान खान चोर है, क्योंकि उसके दौर में करप्शन बढ़ी है। ये आप बेशक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उठा के देख लें, हमारे दौर में हमने 118वें नंबर के ऊपर छोड़ा, हमें 136वें नंबर पे मिला 2013 में, हमने 118वें नंबर पे रैंकिंग को छोड़ा, जिसको 4 साल में अल्लाह के फजल से इनके सादिक और अमीन ने
140वें नंबर पे दोबारा ले गए, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये करप्शन का चूरन जो है ये आप ज़रूर बेचें, मगर ये आप किसी ऐसे बंदे को जाके बेचें जिसको ये बातें ना मालूम हो। फिर ये कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ। एक मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देता हूँ। वो कहाँ लिखा हुआ है आइन में, मुझे बताएं ताहयात एक्सटेंशन देने वाला कहीं लिखा हुआ है आइन और कानून में? सिर्फ इक़्तिदार और अपनी ज़ात के लिए आप कह रहे हैं ताहयात एक्सटेंशन देता हूँ। तो ये सारी अच्छी बातें हैं, ये आइन और कानून ये वो, लेकिन इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। पंजोटा साहब, वाकई अभी भी आपकी पार्टी में एक राय तो डेफिनेटली पाई जाती है कि ट्रंप आ जाएंगे तो बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी जानब ये भी कहा जाता है, जिस तरह अलीमा खान साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई मामा या चाचा तो नहीं लगता मतलब खान साहब का जो उनके लिए कुछ करेगा। तो क्या एक सोच जो पाई जाती है, अभी भी उम्मीदें हैं कि ट्रंप आएंगे कुछ बेहतर होगा? देखिए, बात यह है कि मैं बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूं कि इस वक्त खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस बने हुए हैं इलीगल हैं। खान साहब को फिल फौर बाहर आना चाहिए, तमाम हमारे वर्कर्स को बाहर आना चाहिए, तमाम हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर आना चाहिए। जिस वक्त हमारे मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, जिस वक्त थोड़ा सा अमल उस तरफ बढ़ेगा, तो कोई भी अंदर नहीं रहेगा। फिर सारे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैंडेट भी वापस होगा और उसी के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। अगर हमें सिर्फ ये हो कि बस घर जी बैठ जाएं, वहां पर उसकी हुकूमत बदल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो फिर हमें ना एहतजाज की, ना बाकी चीजों की, ना बेल्स की। हम तो हर जगह पर अपना रास्ता अडॉप्ट किए हुए हैं। हम तो कहते हैं कि अमेरिका अपनी हदूद में रहे, हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। पहले भी मुदाखलत के जरिए जो है वो हमारी हुकूमत हटाएगी, वो मुदाखलत अपनी वापस ले। तो हम तो लड़ रहे हैं, हम तो हर फोरम पे लड़ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने की कि वकला के चैम्बर्स या जजेस से जो जजेस आते हैं वो गलत काम है। हम भी कहते हैं गलत काम है। क्या उसके लिए आपने ये कह देना है कि एक ऐसे बंदे को जो है वो चार्ज दे दिए जाए जिसको अवाम ने मुंतखब भी नहीं की, जो अपने वार्ड से आए हुए, जो जिनके केसेस लगे हुए हैं अदालतों में, अब वो ही लगाएंगे जज और वो फिर कहेंगे कि जनाब हमें इंसाफ ना दो। ऐसे थोड़ी होता है। वो तो क्लीन चिट लेंगे, वो तो क्लीन चिट ले रहे हैं और उन्होंने क्लीन चिट अमेंडमेंट से ले ली है कि जजेस को अपने महकूम कर लिया, अदलिया को महकूम कर, बेसिकली महकूम किया है इस कौम को कि ये कौम जो है गुलाम रहे, किसी को इंसाफ ना मिले, एक शख्स बैठकर कमरे के अंदर फैसला करता रहे और पूरा मुल्क चलता रहे। जहां एजेंसियों की बात की इन्होंने कि जनाब उस जगह पर इमरान खान साहब ने ये बात की और इमरान खान साहब से जाकर पूछें, मैं तो उनसे जाके पूछ लूंगा जो अभी मुदाखलत हो रही है, क्या आप उसके ऊपर जवाब देंगे? क्या उसके ऊपर अब कार्रवाई होगी? क्या जो फार्म 47 के मुताबिक जो अगवा किया जा रहा है, जो लोगों को उठाया जा रहा है, मेरे भाई को अगवा किया गया, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। मैं मजीद नाम बढ़ाऊंगा, आपका चैनल भी म्यूट कर देगा। मुंह काला नवाज शरीफ ने किया है, जरदारी ने किया है, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को लूटा है। कितनी साल इनकी हुकूमत रही, शरीफ खानदान या जरदारी खानदान ही तो इस मुल्क के ऊपर उनका राज रहा है। मुझे बता दें कि मुल्क के अंदर 2018 से खुशहाली थी, दूध की नहरें बहती थी। इमरान खान आया सख्त हालात में, लोग लेकर चले उनका शिकवा ये है कि उनकी भी गवर्नमेंट कोई आज तक गवर्नमेंट ऐसी रही है जिसने अपना जो है टाइम अपना टेन्योर पूरा किया। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में अपना टेन्योर जो है पूरा नहीं कर चुका। उनका भी ये शिकवे जो अपनी जगह मौजूद है। राना साहब, जिस तरह राना साहब अभी कह रहे थे कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा साहब वो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब लगता है कि बानी पीटीआई को ट्रंप के आने के बाद कोई रिलीफ मिल सकता है। उससे पहले जो इन्होंने कहा कि जिन पे मुकदमात हैं, बिलावल भुट्टो पे मेरा ख्याल है कोई मुकदमा नहीं है, इरफान सिद्दीकी पे कोई मुकदमा नहीं है, ना सज़ा है। सज़ा उमर अयूब और शिबली फराज को भी नहीं है, लेकिन उन पे बेशुमार मुकदमात हैं। तो पार्लियामेंट तो इसी तरह ही होती है, लोग मुकदमात बनाते हैं, हमारे यहाँ सियासी मुकदमात बनते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको याद होगा ट्रंप 2016 में आए थे जब प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ किसी जुडिशल कमीशन के मेंबर नहीं है। ये भी ज़हन में रख लें, जिस जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, मैंने उन मेंबर्स की जिनमें आप लोगों ने नाम दिए हैं, जिन लोगों के नहीं। पंजोता साहब जरा थोड़ा सा हौसले के साथ ना, मैं आपकी बात का मैं भी बीच में बोल सकता था। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है। आप अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, बड़े सुकून से बात करें। ट्रंप 2016 में बने थे ना अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उनका क्या नारा था कि शकील अफरीदी को मैं वापस लूंगा। तो नवाज शरीफ था ना जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ज़रा याद कर लें, ओरिजिनल एब्सोल्युटली नॉट उसने बोला था। ट्रंप आएंगे, उनका काम है, उनकी आज भी अमेरिकन प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इन्होंने जिनको निकाला उन्हीं के जरिए इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई अमेरिका ओवरसीज कोशिश कर रहा है, ओवरऑल कर रहे हैं। वो परसों भी उन्होंने अनाउंस किया कि हमने उनके इन लॉज फैमिली में इन लॉज से हमने बुलाए
और वो ट्रंप से बात करेंगी, उनकी फैमिली, डॉटर इन लॉ बुलाई गई थी, और इमरान खान की रिहाई की बात करेगी। तो बाइडन को जो 60 अरकान या जितने भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज़ कराओ, वो लॉबिंग के नतीजे में है ना, और वहाँ पे लॉबिंग पैसे दे के जायज़ तरीके से होती है, मैं उसको नाजायज़ नहीं कहता, लेकिन वो पीटीआई ने फंडिंग किया, उसके बाद बात कर रहे हैं साजिद तारड़ ने भी कहा कि 10-15 हज़ार डॉलर मुझे दे दे, और जिसके बारे में जो लेटर लिखवा रहे हैं या सेनेटर से मैं लिखवा कर आपको दे देता हूँ, भाई अमेरिका में लॉबिंग के हवाले से तो ये मतलब वो तो मुसलसल कह रहा है कि ये मंडी बढ़ेंगे, और ब्रेक के बाद कमर चीमा साहब हमारे साथ होंगे, यूएस बात करेंगे। अब एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात कर लेते हैं 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारती जो इलेक्शन है उसकी। वहां पर कामिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन यहाँ पर सख्त मुकाबला जो है देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि कौन जीतता है, उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कामिला हैरिस, कौन जीतेगा इलेक्शन? देखिए आदिल साहब, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकी जो इलेक्शंस हैं वो अमूमन अनप्रडिक्टेबल होते हैं। जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में 2016 में लड़ रहे थे तो तमाम जो पोलिंग रिजल्ट थे वो हिलरी क्लिंटन के हक में थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि ट्रंप जो है वो पॉपुलर वोट जीत के और इलेक्शन भी जीत के। सो क्वेश्चन ये है कि अभी की जो पोजीशन नजर आ रही है उसमें बड़ा एक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हर किस्म की, वो जिसे कहते हैं ना राइट विंग जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट कर रहे हैं और अमेरिकन के सामने एक मौक़िफ़ लेके जा रहे हैं। लेकिन कैमला हैरिस भी जो है वो कंटिन्यूटी की बात कर रही है। वो कह रही है कि मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंटिन्यू करूंगी और नई चीजें भी लेके आएंगी। सो मुश्किल लग रहा है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अमूमन पोल्स भी गलत होते हैं और अवाम जो है वो आखिरी दिन तक फैसला करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में हम बात कर ले, मुस्लिम वोटर जो बड़ी तादाद में रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब माइल हुआ है। मिशिगन की जो उनकी स्पीच देखी जिसमें उन्होंने बात की कि दुनिया में पीस कायम करेंगे, लेकिन इजराइल को लेकर अगर हम देखें, जो मुसलमानों का गजा के हवाले से जो एक दरीना मुतालबा भी रहा है फ़लस्तीन को लेकर, उस हवाले से तो दोनों पार्टीज का कम से कम जो स्टैंड है वो एक ही है, दोनों इजराइल को तो सपोर्ट करते हैं। देखिए आदिल साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का ये मसला है क्योंकि उनके दौर में देखें गजा के अंदर तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब मुसलमान जो है वो शहीद हुए। इजराइल जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हो या यूएन जनरल असेंबली हो, किसी को नहीं मानता, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं सुनता, वॉर जो है वो एक्सपैंड हो रही है। तो जाहिर बात है मुसलमान इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डेमोक्रेट्स हैं वो जंग को रोक नहीं सके, बल्कि वो हवा दे रहे हैं जंग को। सो इसलिए शायद वो रिपब्लिकन्स की तरफ जाना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि मैंने जंगें बंद की, मैं अमेरिका से अफगानिस्तान से अमेरिका को वापस लेके आया, मैंने जो है वो कोशिश की है कि कोई जंग मजीद शुरू ना की जाए, मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट था जिसने जंगें बंद की, शुरू नहीं की। तो जाहिर बात है लोगों को ये चीजें अपील कर रही हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी उनका जो एजेंडा है वो भले माइग्रेशन के हवाले से हो, इमिग्रेशन के हवाले से हो, वो एक कंजर्वेटिव एजेंडा है, लेकिन वो मुसलमानों का एक पॉपुलर सेंटीमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा सकता है। और लोग ये भी समझते हैं कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ है जैरेड कुशनर का एक खास असर रसूख है इजराइल के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप का भी खास असर रसूख है, उन्होंने कैपिटल मूव किया, तो शायद वो कुछ ब्रेक थ्रू करेंगे, जंग रोक सकें। अच्छा, तो पाकिस्तान और अमेरिका के अगर रिलेशंस को देखें तो खसूसी नोयत की ताल्लुकात रहे हैं। अमेरिका को जब वॉर ऑन टेरर में हमारी जरूरत थी, या उसके बाद हमने अफगानिस्तान की सूरत हाल देखी, सोवियत यूनियन के खिलाफ जो पूरे मामला थे, अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब आया, लेकिन जैसे ही अमेरिकन के जो अज़ाइम थे वो पूरे हुए, मतलब पूरा हुआ, पाकिस्तान से दूर हो गए। तो क्या लगता है कि जो नए प्रेसिडेंट वो अमेरिका आएंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान इस नोयत के ताल्लुकात जो देरपा हो और जो कुछ दो की बुनियाद पे ना हो, देरपा ताल्लुकात, इससे दोनों का फायदा हो, तो इसके लिए पाकिस्तान से क्या हो सकता है और कौन सा उम्मीदवार आपको ज्यादा बेहतर लगता है? आनंद साहब, देखिए पहली बात तो यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है, ये कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं रही। इसमें आप की जो पार्टनरशिप है वो शॉर्ट टर्म बुनियादों पे होती है, वो भले सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो या अभी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान की पार्टनरशिप जो है। सो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, मुझे नहीं लगता
कि अदर दैन सिक्योरिटी इश्यूज हमारी पार्टनरशिप जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी पाक अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। कभी कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल या सेक्रेटरी लेवल का शख्स पाकिस्तान नहीं आया। सो लगता तो ये है कि ये जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से पाक अमेरिका ताल्लुकात रहेगा। न्यूक्लियर इशूज हमेशा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इश्यूज और उनकी रेंज अमेरिका के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो अमेरिका पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली एक सिक्योरिटी लेंस से देखेगा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हो। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और पेंटागन के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और खित्ते के हवाले से एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपस में कोऑपरेशन है। लेकिन ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि जिसमें अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ धड़े ये कह रहे हैं कि ट्रंप आ गए तो एक पाकिस्तानी सियासी लीडर को छुड़ा दिया जाएगा या वो पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, अमेरिका के अंदर भी अदारों का अपना एक रोल है और वो अपनी लॉन्ग टर्म जो अपनी पोजीशनिंग है, जो पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी वाइज वो उसको अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो पॉलिसीज पाकिस्तान और खित्ते के लिए बनाते हैं। तो कोई अब्रप्ट तब्दीली नहीं आएगी। रीजनल जो कनेक्टिविटी है, एससीओ देख ले, पाक चाइना ताल्लुकात हो, पाकिस्तान खित्ते में दीगर ममालिक के साथ, रशिया के साथ भी बड़ा जो ताल्लुकात है उसको इस्तेमाल कर रहा है, चीन के साथ ऑलरेडी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान को वो चाइनीज लेंस से देखता है कि जो चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उस तनाजुर की वजह से अमेरिका पाकिस्तान से थोड़ा दूर जाता दिखाई दे रहा है, या पाकिस्तान से जो अमेरिका की ख्वाहिशात थी चीन को लेकर पाकिस्तान वो पूरी नहीं कर रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। देखिए पिछले 50 साल अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लेंस से देखा है और अगर अगले 50 साल भी 30 साल 20 साल अगर अमेरिका जो है पाकिस्तान को चाइना के लेंस से देखता है तो मैं समझता हूं कि ये हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी अपनी आइडेंटिटी को या अपने जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको रीडिफाइन करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पाक चीन ताल्लुकात जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे मुहित है उसको अमेरिकन बड़े केयरफुली देखते हैं और वो समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ ना जाए, लेकिन हमें उसके ऑल्टरनेट कुछ दिया भी नहीं जाता, क्योंकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें कि जो अमेरिका है वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ ऑलरेडी कर चुका है। सोसा जैसे एग्रीमेंट यानी कि अमेरिकी और इंडियन फौजें एक दूसरे को दुनिया के हर हिस्से में सपोर्ट करेंगी। सो बहुत सारे मुआहदे कर चुके हैं। उसके कॉन्ट्रेरी मैं नहीं समझता कि अमेरिका पाकिस्तान को कुछ ऐसा दे सकता है कि पाकिस्तान चाइना से दूर हो, बल्कि पाकिस्तान को तो चाइना से कॉन्टिन्यूसली जो है वो फाइटर जेट्स हो या और बहुत सारे जो एमुनेशन है वो चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होता है। सो ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर हमारे साथ थे। पाकिस्तान दुनिया में एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। इसके साथ साथ अमेरिका में व्हाइट हाउस में जो नया मकीन आएगा उसके आने के बाद पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान उसको वुसअत देने का ख्वाह है। दुनिया के जितने भी ब्लॉक्स हैं तमाम में अपना जो हिस्से का रोल है वो प्ले करना चाहता है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।